बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और एक और हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती सुबह के साथ आपके सामने हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक ऐसे लफ्ज़ की, एक ऐसे वर्ड की जिसका बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी दिन में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस लफ्ज़ को कोई ख़ास सीरियसली नहीं लिया जाता। सॉरी। सॉरी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका बेसिकली तो मतलब ये है कि आप अपनी गलती को तस्लीम करते हुए माजरत कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक अनसेड वादा कर रहे हैं कि आप फिर वो चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन इस सॉरी के वर्ड के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि एक तो लोग सॉरी का वर्ड ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जैसे किसी को हेलो हाय कह रहे हैं, अच्छा आई एम सॉरी, ओ आई एम सॉरी। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम सॉरी के साथ ये आती है कि लोग सॉरी कहते हुए बहुत ज़्यादा अपनी इज्जत को कम होना महसूस करते हैं या उनको ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको मैं अक्सर फेक ईगो या झूठी अना भी कहती हूँ। देखिए, गलती हर इंसान से होती है व्यूअर्स। गलती एक बड़ी नेचुरल चीज़ है, इंसान आफ्टर ऑल गलतियों का पुतला है। लेकिन ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ना और अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए उनकी माफ़ी मांगना ही इंसान को एक क्रेडिबल इंसान बनाती है। व्यूअर्स, देखिए, हर इंसान ने अपने ज़र्फ़ को देखना है और आपने अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान बनाना है। अगर आगे जो इंसान है वो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स देता भी है तो कम से कम आपने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया, आपने तो राइट एक्शन ले लिया। सो व्यूअर्स, माफ़ी ज़रूर मांगे, माफ़ी मांगना बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। और बड़ी दफ़ा इस चीज़ के लिए भी माफ़ी मांग लेना जो आपकी गलती नहीं भी है, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ होती है। अगर लड़ाई ख़त्म होती है, मसला ख़त्म होता है, कोई फटा ख़त्म हो जाता है तो डेफिनेटली अपोलोजाइज़ करके उस मसले को ख़त्म करें। लेकिन व्यूअर्स, जब इस वर्ड सॉरी या माजरत को आप इस्तेमाल करें तो कम से कम उसकी हया तो करें। देखिए, सॉरी कह देना और उसके बाद किसी के साथ ज्यादती करते चला जाना, किसी के साथ नेगेटिव एटीट्यूड रखना, ये बहुत ही बुरी बात है। व्यूअर्स, देखिए, ज़िंदगी छोटी सी है, मुख्तसर सी एक ज़िंदगी है जो हमने जीनी है इस दुनिया में, और आफ्टर ऑल ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तो है नहीं। तो अगर हमने अपने फाइनल डेस्टिनेशन की, अपनी आखिरत की तैयारी करनी है और अपनी आखिरत को अच्छा बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, खूबसूरत बनाना है, तो उसके साथ साथ हमें अपने आप को एक पॉजिटिव गुड ह्यूमन बीइंग बनाना है। और अच्छे लोग लोगों से प्यार से भी पेश आते हैं, उनके अंदर एक खुलूस का ऐसा एलिमेंट होता है जो दूसरों में आप अक्सर मिसिंग देखते हैं। और उसके साथ साथ जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनको सॉरी कहने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो व्यूअर्स, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, बहुत से ऐसे रिश्ते, ताल्लुक, मामलात होते हैं जिनमें हमारी नहीं भी गलती होती, लेकिन वो रिश्ते ख़राब हुए हुए होते हैं और सॉरी ना कहने की वजह से वो मामला बिगड़ता चला जाता है। मैं बात कर रही हूँ माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गई, बच्चे हो गए। बड़ी दफ़ा मामला जो है व्यूअर्स इतना बिगड़ जाता है कि सालों बल्कि डेकेड्स गुजर जाती हैं और जनरेशन के बाद जनरेशन का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रहता, बस क्योंकि किसी एक इंसान ने सॉरी कहना ज़रूरी नहीं समझा। तो वो जो कहते हैं ना, हम अक्सर, बल्कि हम पीटीवी पे अक्सर कहते हैं, भाई मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। तो भाई मिट्टी पाओ। जिंदगी में लेट गो करना, देखिए, माफ़ी मांगने वाला भी अफजल है और माफ़ी को एक्सेप्ट करने वाला भी अफजल है। अगर गलती हो गई, आपने सॉरी कह दिया, दूसरे बंदे को भी इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ की हया करनी चाहिए कि अगर मिस्टेक अगले से हो गई और अगली ने सॉरी कह ही दिया, मर्द ने, औरत ने, जिसने भी, तो दरगुजर करें, लेट इट गो। व्यूअर्स, जब तक हम इस किस्म के छोटे मोटे और बड़े बड़े मामलात को लेट गो नहीं करेंगे ना, हम जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और जिंदगी तो है ही आगे बढ़ने का नाम। तो ऐसी अननेसेसरी चीज़ों में अपने आप को फंसा के, अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना, बिला वजह सॉरी ना कहना, सॉरी कह के फिर उसको एक्सेप्ट ना करना। व्यूअर्स, अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं, मैं अपने बेटे हमजा को अक्सर कहती हूँ, मैंने कहती हूँ, बेटा अगर सॉरी कह रहे हो ना तो फिर उसको मीन भी करना है, यानी कि अगर सॉरी कहा है तो फिर ये चीज़ नहीं करनी। सिर्फ गलती को तस्लीम करना इज़ नॉट इनफ व्यूअर्स, उसके साथ साथ फिर उस चीज़ को रिपीट नहीं करना। बार बार जब हम एक ही चीज़ करते हैं, मैंने एक बड़ा प्यारा अंग्रेज़ी का मुहावरा एक दफ़ा पढ़ा कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। यानी कि एक दफ़ा मुझे बेवकूफ़ बनाया, एक दफ़ा मेरे साथ बुरी की तो चलो आप बुरे हैं, लेकिन जब दूसरी दफ़ा आपने वही चीज़ मेरे साथ की तो फिर गलती पे मैं हूँ कि मैंने फिर क्यों ट्रस्ट किया। ये बात क्यों कही जाती है? इसलिए क्योंकि लोग अक्सर सॉरी कह के
फिर वापस उन्हीं करतूत की तरफ रुझान उनका हो जाता है जिनकी उन्होंने कमिटमेंट की थी कि वो फिर नहीं करेंगे। देखिए, माफ़ी मांगने से इंसान को बहुत से फ़वाइद होते हैं, जिसमें से एक ये फ़ायदा होता है कि इंसान के अंदर एक पॉजिटिविटी और आजिज़ी आ जाती है। और व्यूअर्स, हर कामयाब इंसान की सबसे बड़ी इंडिकेशन ये होती है, और एक ऐसा अच्छे इंसान की इंडिकेशन होती है कि वो आजिज़ होता है। अल्लाह ताला कितनी भी किसी इंसान को कामयाबी दे दे, अगर उसमें आजिज़ी नहीं है, चाहे वो बहुत कामयाब हो या बिल्कुल भी सक्सेसफुल ना हो, तो वो इंसान जनरली लाइफ में नाकाम है। सो ये चीज़ें हमने आगे लेके बढ़ना है और कोशिश करनी है कि पॉजिटिविटी के साथ बढ़े। और व्यूअर्स, प्लीज़, अगर किसी का दिल दुखाया हुआ है, कोई मसला है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उसको दरगुजर करें, सॉरी कह के बात मामले पे मिट्टी पाएं और फिर उस चीज़ को रिपीट नहीं करना और पुरानी बातों को खोल खोल के नहीं निकालना। यही चीज़ें इंसान को एक पॉजिटिव ज़िंदगी की तरफ लेके जाती हैं। व्यूअर्स, करोड़ मसाइल हैं, इन चीज़ों में पढ़ेंगे तो अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने करियर, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को कैसे देखेंगे। सो बी पॉजिटिव। 042992000648 हमारा नंबर है। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, और मॉर्निंग एट होम के फेसबुक के पेज पे हमारे पास बहुत से जो हैं वो आंसर्स आए हमारे रॉयल के क्वेश्चन ऑफ द वीक के। उसका जवाब भी शेयर करेंगे और विनर का नाम भी शेयर करेंगे। लेकिन रॉयल की वॉशिंग मशीन, ये मशीन प्योर पास प्लास्टिक और डबल प्लास्टिक बॉडी से तैयार की गई है, यानी कि ये ड्यूरेबल भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। इसमें जेट स्ट्रीम का सिस्टम है, जिसकी बदौलत कपड़ों की धुलाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। प्लस इसके अंदर जो वाटरफॉल का सिस्टम है, उससे पानी और डिटर्जेंट अच्छे तरीके से कपड़ों में मिक्स भी हो जाता है, एंड देन जेट स्ट्रीम एंड वाटरफॉल के थ्रू अच्छी तरह से साफ भी हो जाता है। मजबूत मोटर है जिसकी 10 साल की वारंटी है और 1 साल की कंप्लीट पार्ट्स एंड फ्री होम सर्विस भी मौजूद है। सो आप भी रॉयल की वॉशिंग मशीन का ज़रूर इंतखाब करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। सो रॉयल का क्वेश्चन ऑफ द वीक क्या था, आइए आपके साथ एक दफ़ा फिर सवाल शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? और इसके ऑप्शंस थे 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा या फिर 6 दफ़ा। एंड द राइट आंसर माय फ्रेंड्स इज 6 दफ़ा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 6 दफ़ा जीता है। और विनर का नाम देखिए, हमने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि आप लोग राइट आंसर्स जो हमें कलेक्ट हम करते हैं, उसके साथ हम नाम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल के लकी ड्रॉ के बॉक्स में डालते हैं और लकी ड्रॉ के थ्रू कोई एक लकी विनर जो है वो डिसाइड होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द लकी विनर। द लकी विनर फॉर द रॉयल क्वेश्चन ऑफ द वीक इज पलविशा खान फ्रॉम लाहौर। पलविशा खान फ्रॉम लाहौर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो पलविशा खान फ्रॉम लाहौर इज आवर विनर, वेल डन। सो अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द किचन, जहाँ पे हमारी प्यारी सी शेफ कोमल मलिक हमारा इंतजार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, और आज मैं एक्स्ट्रा ठीक इसलिए हूँ क्योंकि किचन में आप एक ऐसी डिश बना रही है, एक ऐसी रेसिपी हमारे साथ शेयर करेंगी जो लाहौरियों की तो फेवरेट है सो है, लेकिन लाहौर से बाहर वाले भी जो लोग हैं गिरदो नवा के, वो अक्सर लाहौर ड्राइव अप करते हैं ये चीज़ खाने के लिए, विच इज़ रोहू मछली। और रोहू मछली बनाने के वेरियस डिफरेंट तरीके हैं। वो ट्रेडिशनल तरीका तो आपको पता है कि बेसन के साथ होता है, लेकिन बहुत से लोग जो डाइट कॉन्शियस होते हैं वो फिर फिश नहीं खाते, बिकॉज वो कहते हैं कि यार उसमें बेसन इतना लगा होता है तो हमारी कैलोरी काउंट ख़राब हो जाता है। सो उसका एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन जिसमें आप फिश भी खाएं और कैलोरीज भी मेंटेन रहें, वो हमारे साथ आज शेफ कोमल मलिक शेयर करेंगी। बिल्कुल, आज मैं बनाऊंगी मसाला फ्राइड फ़िश का बताऊंगी, और मैं इसको एयर फ्राइड में बनाऊंगी, क्योंकि एयर फ्राइड में अगर बनाओगे तो आपका ऑयल कंज्यूम कम होगा। वही बात है, आपकी डाइट वाली भी, आप जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो बहुत अच्छे से खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो यही रेसिपी डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं रेसिपी आपको बता देती हूँ। रोहू मछली आधा किलो, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद सिरका 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, बेसन 3 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका और तेल 4 से 5 चम्मच। अब आप देखें, मैंने रेसिपी में बेसन कहा है, लेकिन मैं सिर्फ बेसन के 1 से 2 चम्मच डालूंगी बाइंडिंग के लिए, लिटरली। और देखिए, बेसन की कार्ब कंटेंट मैदे से कम होती है, लेकिन
अगर कोई इंसान ये अभी सोच रहा है कि नहीं हमने तो बेसन वाली खानी है, तो इसी में आप बेसन की मिकदार को थोड़ा ज़्यादा सा कर बढ़ा दें। दें, नमक शमक बाकी मसाले जात उसके अंदर काफ़ी हैं, बेशक थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर दीजिएगा, लेकिन अगेन वही वाली बात है ना कि हेल्दी तरीके से खाएंगे तो उसके आपको बेनिफिट्स भी ज़्यादा होंगे। सो इसी रेसिपी के अंदर अगर आप बेसन की मिकदार और थोड़ी सी उसमें बेसन और मैदा दोनों डाल के उसकी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो और आप थिक लेयर बना लेंगे और आप वो थिक लेयर बन जाएगी, आप डीप फ्राई कर सकते हैं उसको। तो मैं अब यही है कि मैंने इसको वॉश करके इसको सारा मैरिनेट कर दिया। इसको मैंने ऑलमोस्ट 2 डेज़ के लिए, अच्छा फिश जो उनसे है ना, अगर आपका 1 या 2 दिन पहले मसाला लगा होता है तो उसका टेस्ट ज़्यादा वो अच्छा लिटरली आता है। अंदर तक भी जो बिल्कुल। कांटे के साथ वाला भी ऐसा होता है उसके अंदर भी जायका आ बिल्कुल, जाता तो ये मैंने ऑलमोस्ट 2 डेज़ पहले मैरिनेट कर दी थी है। और फ्रिज में रखा था, बाहर नहीं रखा। हाँ, फ्रिज में रखा है। और अब ये है कि मैंने इसको कुछ भी नहीं करूँगी, सिंपली लूँगी उसको, ब्रश के साथ हल्का सा लाइट सा लगाऊंगी, ऑयल लगाऊंगी और मैं इसको एयर फ्रायर पे 200 टेम्परेचर रख के और 20 to 22 मिनट्स के अंदर फ़िश डन हो जाती है, क्योंकि फ़िश को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसको अब मैं अब इसको साथ एप्रिकॉट सॉस के साथ सर्व करूँगी और आपकी चॉइस है केचप के साथ भी। और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं, खुबानियाँ बॉयल करके उसे ग्राइंड कर लिया और उसमें हरी मिर्च और धनिया जो उनसे ग्राइंड कर लिया और नमक डाल के एज इट इज़ वही, क्योंकि उसका अपना ही बहुत रिच टेस्ट होता है। तो ये मैं सर्व करूँगी आज। और उसके बाद भाई राइस के साथ खा लें, नान के साथ खा लें, रोटी के साथ खा लें, बाइट सेल्फ खा लें, स्टीम्ड वेजिटेबल्स के साथ खा लें, ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। बट अगर आपने फॉर एग्जांपल इसी फिश को फ्राई करके खाना है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि बिल्कुल रात को लेट नाइट ना खाइएगा, दोपहर के वक्त लंच के लिए इसको इस्तेमाल कर लें तो इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो ये कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और व्यूअर्स, इस सीज़न में सर्दियों में तो स्पेशली हफ्ते में 2 दफ़ा आप भी और आपके बच्चे भी फ़िश का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें ओमेगा 3, 6 एंड 9 होता है। दीज आर वेरी बेनिफिशियल। अक्सर ख़वातीन जो कंप्लेन करती हैं कि हमारी सेहत नहीं ठीक और हमारी हड्डियों में दर्द होती है, जोड़ों में, उनको अगर ओमेगा 3, 6 एंड 9 मिले, और ये मर्द औरत, इसीलिए देखिए अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेतुकी नहीं बनाई। रब ताला की हर चीज़ जो है उसमें कोई लॉजिक है, कोई मसलियत है। किन्नू क्यों सीज़न में आते हैं? किन्नू इसलिए सीज़न में आते हैं क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा होती है जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करती है, और सर्दियों में हमें ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो फ़िश का ज़रूर इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला ने जो इतनी खूबसूरत चीज़ें अपनी कायनात में बनाई हैं उनको अप्रीशिएट करें और हर लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम सलामत हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं, और उन लोगों को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें जो इस दुनिया में नहीं है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वसीम जावेद ने। ही इज़ ए ब्रिलियंट पर्सन। और व्यूअर्स, कुछ लोगों के हाथ में अल्लाह ताला ने कुछ नेचुरल ही शिफा रखी होती है। काम तो सारे ही कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शायद अपनी कमिटमेंट, अपनी डेडिकेशन और अपने फोकस की वजह से बहुत कामयाब होते हैं, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला का भी उनके ऊपर ख़ास करम होता है। तो डॉक्टर वसीम भी कुछ ऐसी ही पर्सनैलिटी हैं। हम तो इनमें बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं। फिजियोथेरेपी हो, वेस्टर्न मेडिकल एक्यूपंक्चर हो, बॉडी एडजस्टमेंट हो, ऑस्टियोपैथी हो। और व्यूअर्स, हमने तो ऑन एयर देखा है डॉक्टर वसीम के हाथों का कमाल। एक लड़का जिसकी लिटरली स्पाइन टेढ़ी हो चुकी थी, उस बच्चे को हमने शो पे बुलाया और उसकी बिफ़ोर की तस्वीरें भी दिखाई और फिर उनको फिज़िकली आपसे उनकी मुलाकात भी करवाई। अल्लाह ताला ने एक इतना अमेजिंग निज़ाम बनाया है जिसका नाम है मेडिकल साइंस। अब अगर हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं और राइट लोगों के पास जाते हैं तो व्यूअर्स हमें डेफिनेटली शिफा मिलती है। लेकिन जब हम रॉन्ग लोगों के पास जाते हैं और गलत किस्म की थेरेपीज़ करवाते हैं तो फिर अच्छी भली चीज़ भी बिगड़ सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज मैंने आपसे एक बड़ी ज़रूरी चीज़ पे बात करनी है जिसके बारे में मैं आजकल बहुत सुन भी रही हूँ और मैंने पर्सनली भी अपनी आंखों से ये चीज़ होते हुए देखी है, और ये है जिसको हम स्ट्रोक भी कहते हैं या फालिज भी कहते हैं, या पैरालिसिस, हाफ पैरालिसिस जो हो जाता है, चाहे वो एक साइड का बाजू हो, एक टांग हो, या पूरी की पूरी साइड हो जाए। अक्सर ऐसे होता है कि बिल्कुल जैसे आप सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लें, मुंह भी एक साइड से नहीं काम कर रहा होता, हाथ भी नहीं कर रहा होता आपका, वो भी नहीं कर रहा होता। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर फालिज क्या है हमें ये एक्सप्लेन करें, और अगर थोड़ा डिटेल में हमें बता दें तो फिर लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हाँ जी उनको फालिज का अटैक हुआ है, और डायबिटिक लोगों में हम ये बड़ा कॉमन देखते हैं और हाई ब्लड प्रेशर में भी देखते हैं। तो ये क्या मामला है? फालिज बेसिकली ब्रेन का एक डैमेज होता है हमारे दिमाग का, और उस दिमाग का एक हिस्सा, उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया,
कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से कोई लोथड़ा हमारे जो खून के अंदर बन गया है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से, वो हमारे हार्ट से ब्रेन की तरफ चला जाए। दूसरा फालिज जो है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हुआ, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वेसल जो है वो फट गई। और तीसरा डायबिटीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्प्लिकेशन है, शुगर यानी कि जैसे हम कहते हैं उर्दू में डायबिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से उसका बहुत ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से ग्लूकोज की क्वांटिटी बॉडी को नुकसान होता है। एक और जो सबसे बड़ी वजह है डायबिटीज़ की वो है कि बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर हो जाना, यानी कि जिस्म में कहीं मसला चल रहा है, हमारे पेट में, हमारे डायबिटीज में नहीं, फालिज में आपका मतलब है? फालिज में, फालिज में कोई बहुत ज़्यादा लाइक जिस्म में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बाद खून की सप्लाई इतनी कम हो जाती है कि ब्रेन को सप्लाई नहीं आ रही और लो सप्लाई की वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है। अच्छा व्यूअर्स, इस पे भी इंशाल्लाह हम एक दिन प्रोग्राम करेंगे। हम लोग हमेशा हाई ब्लड प्रेशर को प्रॉब्लम समझते हैं। व्यूअर्स, नॉर्मल से बहुत लो ब्लड प्रेशर भी एक बड़ी डेंजरस कंडीशन है, और जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक कर सकता है और आपकी डेथ भी वाक़ई हो सकती है, उसी तरह हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हेमरेज, ये सारी चीज़ें आपको बहुत लो ब्लड प्रेशर में भी हो सकती हैं। सो प्लीज़, अगर ब्लड प्रेशर लो है और नॉर्मल की रेंज से ज़्यादा लो है तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना ज़रूरी है। इस पर इंशाल्लाह हम किसी दिन ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अब खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ़ी दे, किसी को हो जाता है स्ट्रोक या फालिज का अटैक, फ़ौरन क्या करना चाहिए? अच्छा, किसी को अगर स्ट्रोक या फालिज हो गया तो सबसे पहले तो इट्स एन इमरजेंसी कंडीशन। अक्सर ऐसा होता है कि बंदा उठता है और ये प्रॉब्लम हुई भी होती है। ऐसे इसके लिए हमें फ़ौरन एक तो पेशेंट को शिफ्ट करना है टू द हॉस्पिटल, एमरजेंसी शिफ्ट करना है, और एमरजेंसी में वो फ़ौरन ट्रीटमेंट देते हैं कि बॉडी जो है जो कि एक शॉक में चली गई है, उस शॉक से मरीज़ को बचाया जाए। और व्यूअर्स, चाहे 3 दफ़ा पहले किसी को फालिज का अटैक हो चुका हो, आपने फिर भी उनको अस्पताल लेके जाना है। कुछ लोगों में ये रिकरिंग प्रॉब्लम होती है, तो लोग क्या करते हैं कि भाई डॉक्टर ने तो वहाँ पे बस ऑब्जर्व ही किया था, तो इतनी कोई वो चीज़ तो नहीं होती, दवाइयाँ तो बाद में देनी है, तो फिजियोथेरेपी। खुदारा प्लीज़, चाहे 10 दफ़ा फालिज का अटैक हो, आपने हर बार इमरजेंसी में लेके जाना है। खुद नहीं लेके जा सकते, 1122 को फ़ोन करें और उनको बताएं कि जी फालिज का अटैक हुआ है, फ़ौरन आए, वो फ़ौरन पहुँच जाएंगे आपके पास। सो प्लीज़ व्यूअर्स, हॉस्पिटल इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इसकी मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ। हमारे पास एक पेशेंट था, उसको इसी तरह फालिज का अटैक हुआ, तो एक मेडिसिन यूज़ होती है जो ज़बान के नीचे रखते हैं और लोग समझते हैं कि शायद मेंटेन हो जाएगा हार्ट अटैक के लिए, तो जो लेते ये हैं। रीज़न थी पेशेंट की डेथ की कि टाइमली एक्यूटली हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया, हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया और पेशेंट की डेथ हो गई। तो इसको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप पेशेंट को, बिकॉज इट्स एन एमरजेंसी कंडीशन, आप फ़ौरन पेशेंट को लेके जाएं। और कहते हैं कि अगर 9 आवर्स से पहले आप पेशेंट को शिफ्ट कर दें हॉस्पिटल में, तो बहुत सारी ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ हैं जिससे पेशेंट्स के फ्यूचर डैमेजेस को, नुकसान को बचाया जा सकता है। और वो अगर फालिज यहाँ पे पहुंचा हुआ है, पूरी आधी बॉडी हुई है, राइट टाइमली ट्रीटमेंट पे उसी वक्त में चीज़ कुछ रिवर्स हो जाती है, कुछ हाथ पांव चल पड़ते हैं, चलो फेस नहीं भी मूव कर रहा तो कुछ बेहतरी की तरफ जा सकता है। व्यूअर्स, हमेशा याद रखें, ट्रीटमेंट राइट टाइम पे और उससे बेहतर प्रिवेंशन अवॉइड कर जाएं, जिसमें आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, आपने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल के अंदर रखना है, आपने अपने हेल्थ को ऑप्टिमल रखना है। चलें जी, अब खुदा न खास्ता हो गया स्ट्रोक, इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो हो गई, डॉक्टर ने दवाइयाँ भी दे दी, आपका कहाँ से स्टार्ट होता है सर? हमारा काम स्टार्ट होता है जैसे ही पेशेंट शॉक। और क्या काम, क्योंकि आप इतनी वेरियस, एक्यूपंक्चर भी है, वेस्टर्न मतलब देयर सो मेनी थिंग्स आप करते हैं, फिजियोथेरेपी, तो कौन कौन से एरियाज को फिर आप एंगेज करते हैं इसके? सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें फिजियोथेरेपी का कंपोनेंट आता है, बिकॉज जैसी फालिज हो जाता है, मेडिकेशन देते हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट का मेंटेन हुआ, बॉडी को डैमेज आ गया, ब्रेन का हिस्सा डैमेज हुआ, आधा हिस्सा काम करना छोड़ गया, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है शॉक से पेशेंट को निकालना। यानी कि जब शॉक आता है तो पेशेंट का बॉडी का आधा हिस्सा बिल्कुल हिलना बंद कर देता है, आप ऐसे हिलाएं, उठाएं बाजू तो ऐसे गिर जाता है। और उसके साथ साथ सर ये भी जो एक मेंटल थेरेपी भी आप करते हैं, उस पर भी आपने ज़रूर बात करनी है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ जब ये होता है, देखिए ना, मैं दोनों हाथ उठाना चाह रही हूँ, मेरा एक उठ रहा है, दूसरा नहीं उठ रहा, अब एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल, डिप्रेशन, ऊपर से आधा आपका मुंह का हिस्सा भी नहीं वर्क कर रहा, या चलो आपका बाजू और टांग नहीं कर रहा, मुंह आपका फिर भी ठीक है, अब आप देख रहे हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उस फ्रस्ट्रेशन में भी इंसान का बड़ा बेड़ा गर्क होता है। बड़े लोग तो हिम्मत ही हार जाते हैं, बिस्तरे से नहीं उठते। बिल्कुल,
इसमें जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है काउंसलिंग, तो नो डाउट इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट एजुकेशन, यानी कि पेशेंट को बताना कि उसको क्या इश्यूज़ हैं, आगे क्या होने वाला है, क्या स्टेजेस हैं। जैसे इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में बिल्कुल फ्लैसिडिटी, यानी कि बिल्कुल हिस्सा गिरा हुआ होता है, वो हिलता नहीं। जब आप अस्पताल अभी लेके जब गए अस्पताल, और ये रहता है तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए। अच्छा, इतनी देर रहता है अगर फालिज जो है एग्रेसिव है। और उसके बाद 15 डेज़ 20 डेज़ के बाद जो है ना जिस्म के हिस्से अकड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पैस्टिसिटी आना शुरू हो गई है। और जब ये अकड़ते हैं उसके बाद रिकवरी फेज़ आती है, वो तीसरी फेज़ होती है जिसमें पेशेंट ठीक होना शुरू होता है। लेकिन सर एक बात बताएं, जैसे कि जो पहले आपने कहा कि 10-15 दिन में तो कुछ भी नहीं हो रहा होता, उन 10-15 दिनों में भी क्या थेरेपी दी जाती है? लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं हाथ ना लाओ, हाथ ना लाओ, छाड़ दो। 2 प्रॉब्लम्स इसमें लोग बहुत ज़्यादा कॉमन करते हैं। एक तो मसाज शुरू कर देते हैं, क्योंकि मसाज जो है वो लोग समझते हैं शायद खून का बहाव बेहतर होगा। ऐसा नहीं है, खून का बहाव मसाज से बेहतर नहीं होना। आप जैसे ही मसाज करेंगे कमज़ोरी आ जानी है उस हिस्से में। दूसरा ये कि अगर वर्जिश नहीं करेंगे फ़ौरन स्टार्ट, दवाइयों को मेंटेन करने के फ़ौरन बाद, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के फ़ौरन बाद, तो उसके बाद वर्जिश ना करने की वजह से जो हिस्सा एक दफ़ा काम करना छोड़ गया वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर होता जाएगा। तो फिज़ियोथेरेपी करने से वो जो कमज़ोरी है उसको अवॉइड किया जा सकता है। मसल का जो गोश्त की एक थिकनेस है, मोटाई है, वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर होती जाती है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए वर्जिशें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। नॉर्मली जब हम ये वर्जिशें छोड़ देते हैं और उसके बाद अगली फ़ेज़ आती है जब जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है, टांगें अकड़ना शुरू हो जाती हैं, वो इतनी ज़्यादा अकड़ जाती हैं कि जिस्म के हिस्से जो है ना, जिस्म के पट्टे वो कंट्रैक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो सूख के इतने पतले और छोटे हो जाते हैं कि उनको खोलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक टफ सिचुएशन बन जाती है, जिस्म के साथ लड़ना पड़ता है। हमारी एक रिलेटिव है, उनको इसी तरह स्ट्रोक हुआ तो उनका जो सबसे ज़्यादा मुतासिर एरिया हुआ था उनका हाथ हुआ था। अब अभी भी उनका हाथ ऐसे होता है और वो मतलब काम वाम कर लेती हैं, लेकिन मैंने उनको उस दिन कंघी पकड़ाई, मैंने कहा जरा आप कंघी तो करें अम्मा, करने की कोशिश तो करें। तो कंघी यहाँ से ऊपर हाथ ही नहीं जा रहा था और वो कंघी भी सही ग्रिप नहीं हो रही थी और मेरा इतना दिल ख़राब हो रहा था कि ये एक इतनी इंडिपेंडेंट, इतनी वो खातून, और अब उनकी तबीयत अब मतलब आपके सामने ही है। और वो ये ना कि राइट टाइम पे अगर करा लिया होता तो ये कोई मसाइल ना रहते या कम से कम बहुत मिनिमल हो जाते, क्योंकि उम्र के साथ व्यूअर्स याद रखें मज़ीद और ये चीज़ें कमज़ोर होती हैं। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा ब्रीफली कि जो इसमें सिम्टम्स आते हैं, एक तो ये आता है कि पेशेंट का सेंसेशंस यानी कि टच करने की हिस्स जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो वीक हो जाती है। दूसरा ये पट्टे बिल्कुल बेजान हो जाते हैं, पट्टों में अकड़ान शुरू होता है, तो ये वाला पैटर्न बाजू पे बनना शुरू हो जाता है और पाँव भी इसी तरह घूम जाता है। पेशेंट को पट्टे शॉर्ट होकर कंट्रैक्चर बन जाते हैं, यानी कि वो एक हड्डी की तरह का स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर बड़े लोग बोटॉक्स वगैरह भी लगाते हैं इन मामलात में, क्योंकि इन्हीं की जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनको बोटॉक्स के भी इंजेक्शंस लगे थे। अगर बहुत क्रॉनिक हो जाना तो ज़रूर लगवा लेना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वक्त पे फिजियोथेरेपी करवा ली जाए तो कभी भी नुकसान नहीं होता। एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो कंधे का जम जाना, क्योंकि जिनको फालिज होता है उनका कंधा नॉर्मली उतर जाता है और उतरने की वजह से लोग उठाने के लिए जैसे ही मरीज़ को खड़ा करते हैं तो वो बाजू से ही खींचने की कोशिश करते हैं, तो इस दौरान जो है कंधा और लूज़ हो जाता है और वो बिल्कुल उतर जाता है, डिसलोकेट हो जाता है। बिल्कुल, ये दिस इज़ द राइट वर्ड। तो वो डिसलोकेट हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट के बाजू की पेन कभी भी ख़त्म नहीं होती, हाथ सूज जाता है। लेकिन सर क्या फालिज का मुकम्मल इलाज हो सकता है डॉक्टर साहब? फालिज अगर तो टाइमली अगर इसको ट्रीट किया जाए, यानी कि राइट आफ्टर मतलब बंदा वापस 0 मीटर पे जा सकता है। एग्जैक्टली, राइट आफ्टर सेकंड और थर्ड डे अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ली जाए और उसको कंसिस्टेंटली यानी कि रोज़ाना उसको फॉलो किया जाए तो पेशेंट बिल्कुल 100% बेहतर हो सकता है। हम नॉर्मली ख़राब पेशेंट तब करते हैं जब वक्त पे इलाज नहीं कराते। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, आपका तो जो भी मामला है, लेकिन जो लोग अभी घर पे देख रहे हैं, गाँव में, देहातों में, डिफरेंट एरियाज़ में, दूसरे शहरों में, उनको आप क्या गाइडेंस देंगे? लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई फिजियोथेरेपी इतनी महंगी होती है, हम किस तरह कराएं? तो कुछ इस पे गाइडेंस देंगे कि मतलब क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, क्या मामला होता है? अभी इस वक्त पंजाब के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्ट्रोक सेंटर्स बनना शुरू हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। इससे पहले तो नहीं थे, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है। 40-40 साल 35-35 साल के यंग मर्द औरतों को स्ट्रोक हो जाता है, उनको हो रहा है, ऐसे ही है। तो उसके लिए बहुत सारे सेंटर्स बन गए हैं गवर्नमेंट में, हमारा नो डाउट तकरीबन फ्री इलाज है। और अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन NGOs ऐसी आ गई हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं ट्रीटमेंट में और लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है। तो बिल्कुल इलाज अवेलेबल है, सस्ता इलाज अवेलेबल है, आप ज़रूर करवाएं, उसको मिस ना करें। बिकॉज मैं समझता हूँ कि अगर नहीं इलाज करवाते और सिर्फ घर में कुछ इलाज करते हैं, देसी टोटके करते हैं, वो नुकसानदेह है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या फालिज का इलाज तकलीफ दे है?
क्योंकि ये एक और बात है जिसके ऊपर मैंने बड़ी जगह पे पढ़ा है कि यार ऑलरेडी एक तकलीफ से गुजर रहे हैं, मजीद अपने आप को अजियत से गुजारें, क्योंकि लोगों के जहन में ये होता है कि भाई पता नहीं क्या खींचातानी करेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। फालिज का इलाज बिल्कुल भी तकलीफ दे नहीं है। वो एक सेशन मिसाल के तौर पे एक ट्रीटमेंट किया 50 मिनट्स का, तो उससे उसी दिन पेशेंट को डिफरेंस मिलता है, और अगर उसको फॉलो किया जाए यानी कि रोज़ाना किया जाए तो रोज़ाना पेशेंट में चेंज आ रहा क्योंकि होता है। देखिए पहले तो रोज़ाना करना है, उसके बाद फिर उसको कम कर दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को हम इतना इंडिपेंडेंट कर देते हैं और इतनी सारी चीज़ें सिखा देते हैं, या उसके घर वालों को इतनी सारी चीज़ें सिखा देते हैं कि वो उनको फॉलो करें, वो सारे प्रोसेसेस जो हम उनको सिखा रहे हैं उस पर अमल करें, पेशेंट को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फैमिली को क्या गाइडेंस देते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप ये वाली बातें जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फैमिली को क्या आपने गाइडेंस? मुझे आज भी याद है कि एक जगह मैं खड़ा हुआ था, पेशेंट हमारे सामने फालिज का था, तो किसी ने उनको कहा कि अब इसने कभी भी ठीक नहीं होना, बस अब खिदमत किया करें इनकी। तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है कि अगर किसी को एक दफ़ा फालिज हो गया तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। तो फैमिली को गाइडेंस ये है कि प्लीज़ आप पेशेंट को सपोर्ट करें, पेशेंट को हिम्मत दें, बिकॉज़ आपकी जो हिम्मत है ना वो पेशेंट को ज़्यादा खड़ा करने में हेल्प करेगी। दूसरा ये है कि पेशेंट की मोटिवेशन, यानी कि पेशेंट को बार बार बकअप करना कि जी आप मेहनत करें, कोशिश करें, आज आपने इतने कदम चलने हैं, आज जो है आपने ये वर्जिशें इतनी दफ़ा करनी है। पेशेंट के साथ एंगेज हों, उसकी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पेशेंट के रेस्ट का ख्याल रखें। इन तमाम चीज़ों का अगर ख्याल रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस सारी सपोर्ट से, बिकॉज आपने जो शुरू में बात की कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो फैमिली की काउंसलिंग और पेशेंट की काउंसलिंग। अच्छा, इसके साथ एक और भी चीज़ है, लोग देसी टोटके बड़े ट्राई करते हैं, पहलवानों के पास ले जाते हैं, वो ये वाली कबूतर का सूप पी लो। देखिए मतलब पता कबूतर का सूप पी लो, बट कबूतर इतना को गंदी, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल एनिमल, इट्स अ ब्यूटीफुल बर्ड, बट उसका सूप बना के पीना पता नहीं, मतलब इट्स नॉट लाइक। अच्छा, तो ये इन चीज़ों पे भी मैंने पूछना है आपसे। एंड उसके साथ साथ व्यूअर्स, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए दम दरूद बहुत खूबसूरत चीज़ है, दुआ करें, मैक्सिमम करें, कोई किसी के पास ले जाना है दुआ करवाने के लिए, वो सब चीज़ें अपनी जगह बजाएं, लेकिन व्यूअर्स उसके साथ साथ ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है। अब मैं बात कर रही हूँ उसकी बीच की चीज़ की। एक तो होता है ना कि आपने दम दरूद वगैरह, आपने वो मतलब दुआ शुआ ये वो करवाई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, साथ में आप अपना मेडिकल इलाज करें। मसला ख़राब होता है बीच वाली चीज़ में कि किसी के पास ले गए, वो खूंची, मतलब आप एक तरफ फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं तो दूसरी तरफ आप, तो इस पर भी बता दें कि केस कितना ख़राब हो जाता है। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये लाइक एक्सरसाइज पेशेंट के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद मेडिसिन जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बाकी तमाम चीज़ें की और एक्सरसाइज यानी कि वर्जिशें मिस कर दी और उसको फॉलो ना किया, वर्जिशें रोज़ाना ना की, तो पेशेंट जो है उसकी रिकवरी कभी भी ना तो दम दरूद से आनी है, ना ही कभी कोई मसाज मालिश करने से आनी है। अल्लाह मियां शिफा देने वाले, मतलब पॉइंट ये है कि देखिए सिर्फ दुआ करने से, अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें क्यों क्रिएट की हैं? अगर रब ताला चाहते तो मेडिकल साइंस नाम की कोई चीज़ ही ना होती। बिल्कुल। और बहुत सी चीज़ें आजकल जो मेडिकल साइंस में की जा रही हैं वो ऑलरेडी कुरान हमें स्टेट कर चुका है। सो द पॉइंट इज, एक चीज़ इन सिंक है, मेडिसिन एंड रब ताला एग्जैक्टली साथ लेके चले, इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी। लेकिन वही वाली बात है ना कि आप सिर्फ मेडिसिन खा रहे हैं, फिजियो नहीं करा रहे, साथ फिजियोथेरेपी नहीं करा रहे, प्रॉब्लम है। आप सिर्फ फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, मेडिसिन छोड़ दी आपने, अगेन गलत बात। देखिए जितनी देर की ट्रीटमेंट डॉक्टर ने कही है ना व्यूअर्स, वो करनी है। दिमाग एक ऐसी चीज़ है, आप उसको फिजिकली नहीं देख सकते। अभी आपने कोई मतलब ऑब्वियसली MRI इस तरह का कोई मामला किया तो आपको पता चलेगा। अब आपको लग रहा है आप बिल्कुल ठीक हो गए, मैं तो बिल्कुल सेट हो गया हूँ, मौके दिमाग का अभी तक डैमेज चल रहा है, उसकी मेडिसिन की ज़रूरत है, आपने बिला वजह छोड़ दी। यही चीज़ करते हैं लोग, आपको पता है TB के अंदर, बिल्कुल अभी TB का इलाज पूरा नहीं होता, लोग दवाइयाँ छोड़ देते हैं, फिर ड्रग रेजिस्टेंट TB हो जाती है। सो व्यूअर्स प्लीज़, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और जो भी बाकी आपके मामला हैं उन सबको आपने साथ लेके चलना है, और कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें नहीं करनी कि एक तरफ फिजियोथेरेपी करा रहे हो तो दूसरी तरफ आप पहलवान के पास जा रहे हो, आपका बाजू टेढ़ा कर रहे हैं। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे फालिश के दौरान पट्टे जो है वो अकड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो बैलेंस का आउट होना होता है कि पेशेंट को पता नहीं लगता कि वो खड़ा सही है कि नहीं है, बैठा सही है कि नहीं है। नॉर्मली अगर राइट साइड का फालिज हुआ है तो पेशेंट राइट साइड पे गिरना शुरू हो जाता है, खड़ा हुआ है तो राइट साइड पे फॉल करना शुरू हो जाता है, बैलेंस ऑफ हो जाता है, बैलेंस आउट हो जाता है। और देखिए इतनी देर जब बैलेंस ऑफ रहेगा तो जब आप ठीक होंगे तो फिर को तो बैलेंस को ठीक करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी, और इस तरह चलना एक बड़ा ज़रूरी एलिमेंट होता है। जब पेशेंट कदम रखता है तो एक जो सही लेग है वो तो बहुत अच्छी रख लेता है, लेकिन जो ख़राब लेग है, अफेक्टेड साइड है, उसको पता ही नहीं होता कि क्या वो ठीक रख रहा है कि नहीं, घसीटी जा रही होती है, कभी पैर ही नहीं उठ रहा होता। इस वजह से पेशेंट अक्सर फालिज के बाद गिर जाते हैं, उनको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं।
जस्ट बिकॉज के वो चलने की जो है ना ट्रीटमेंट नहीं हुई होती पेशेंट की। बिल्कुल। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आप कुछ ऐसी चीज़ें भी लेके आए हैं दिखाने के लिए एक थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पे हम मज़ीद अभी व्यूअर्स बात करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट यू टू आल्सो अंडरस्टैंड के किस किस्म की ट्रीटमेंट्स होती हैं। सो वो हम अभी आपके साथ ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये बहुत महंगे नुस्खे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं। और क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अगर फालिज हो जाए तो अमीर को हो जाए तो वो तो फिर भी ठीक हो जाता है, गरीब को हो जाए तो उसका फिर कोई, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं। असल में वही बात है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। नो डाउट आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ अभी नहीं हैं न्यूरो के हवाले से या स्ट्रोक के हवाले से, फालिज के हवाले से, लेकिन स्टिल देयर आर सिस्टम्स जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो आप गवर्नमेंट में जाके लाजमी इलाज करवाएं। अगर वहाँ आपके पास एक्सेस नहीं है गवर्नमेंट के इलाज का, तो आपके करीब जो भी फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स मौजूद हैं उनके पास जाएं, उनसे इलाज करवाएं, ताकि आपको वो वाली जो आपकी ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड की जा सके जो आपको ज़रूरत है। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आपको फालिज होता है ना जिस वक्त, उस वक्त आपका जो प्राइमरी डॉक्टर होता है ना वो आपका मेडिसिन वाला डॉक्टर है, फिर उसके बाद वो आपकी मेडिसिन सेट कर देता है। लेकिन जब आप वहाँ से अपने हॉस्पिटल से बाहर निकल आते हैं, उस वक्त आपका अब इस वक्त प्राइमरी डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट बन गया, बिकॉज अब फिजियोथेरेपी अच्छी होगी तो आपका अच्छा इलाज होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिसका बहुत ज़्यादा पुराना हो, जैसे कि किसी को 10 साल पहले फालिज का अटैक हुआ, अभी वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या अभी भी कुछ हो सकता है? उसमें जो रिकवरी आ सकती है वो बैलेंस में आ सकती है, उनके चलने में आ सकती है, अकड़ाव में। हाँ बिल्कुल, अकड़ाव में भी आ सकती है। अकड़ाव ऑब्वियसली बैलेंस और ये जो चलना है ना उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि मस्कुलर टाइटनेस जो है उसको रिलैक्स करना है, तो वो भी हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हड्डी के कंट्रैक्चर्स बन गए हैं तो उनको खोलना मुश्किल हो जाता है। बट अदर देन दैट और भी गैजेट्स मौजूद हैं, वॉकर्स मौजूद हैं। एक टर्म कहलाती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी को कितना बेहतर बनाया जा सकता है, मयार बेहतर किया जा सकता है, कितना बेहतर किया जा सकता है। तो हम जो इस तरह के 10 साल पुराना जिनको फालिज हो गया, उनके मयार को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यही वाली चीज़ है ना व्यूअर्स। और देखिए, जस्ट बिकॉज अगर ये याद रखिएगा, ये सारी हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी फिंगर्स हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे एल्बोज हैं, कोई एक चीज़ अकड़ जाए ना, देखने में तो कोई इतना ऑड नहीं लगता, लेकिन जो गुजर रहा होता है ना व्यूअर्स, कि एक चीज़ होने के बावजूद भी वो यूज़ नहीं कर सकता। सो द पॉइंट इज़, अगर घर में भी कोई ऐसे बुजुर्ग या कोई ऐसे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो फालिज के इस पूरी मामले से निकल गए हैं और उसमें से निकल आए हैं, लेकिन अभी भी कोई उनकी बॉडी का पार्ट उनको तंग कर रहा है, तो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी के मयार को बेहतर करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए प्लीज़ उनको थेरेपी में अभी भी आप डाल सकते हैं। ब्रेक की तरफ जी सर। मैं एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगा, एक चीज़ कहलाती है लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी होती है नॉर्मली 50 ईयर्स के बाद अगर किसी को फालिज होता है तो उनके माइंड में होता है कि अब हमें फालिज हो गया तो बस हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आपकी ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने जितनी लिखी है वही है, लेकिन आप ये सोच के ज़िंदगी गुजारें कि जो अगले मेरे 20 साल, 25 साल, 30 साल जितने भी बाकी हैं उसमें मैंने ज़िंदगी बेहतर कैसे खुशगवार अंदाज में इंसान गुजारे। और जो बंदा तकलीफ में है या जो बंदा अपने आप को मजबूर फील कर रहा है, वो बंदा कभी भी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से नहीं जी सकता। और व्यूअर्स, आई एम सॉरी, चाहे आप 80 साल के हों, चाहे आप 100 साल के हों, चाहे आप 20 साल के हों, हर इंसान का हक है कि जितनी भी उसकी ज़िंदगी बाकी है वो भरपूर अंदाज से जिए। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें कि लोग जिंदगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे तवज्जो दे रहे होते हैं। उनको ये टेंशन नहीं होती हम 20 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे। जब वो अपनी ज़िंदगी के मयार को बेहतर करेंगे तो वैसे ही लंबा जिएंगे। और इस दुनिया से जब भी रुखसत होना है, मुस्कुराते हुए जाना है हमने। खैर, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो वो गैजेट्स और टूल्स दिखाएंगे जो यूटिलाइज किए जाते हैं, ताकि जो खौफ है लोगों को ना कि पता नहीं फालिज का किस किस्म का इलाज होता है, हम आपको फिजिकली यहाँ पे दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती है बैलेंस को ठीक करने के लिए, टाइटनेस को ठीक करने के लिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। देखें, ये खुद ही मूव कर रहा है। डॉक्टर साहब ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली आपके जो पेशेंट है उसके हाथ इस पे प्लेस कर दिए जाते हैं और फिर
इसमें होता यह है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि फालिज का जो पहला फेज़ होता है उसमें बिल्कुल जिस्म हिल नहीं रहा होता, तो हम पेशेंट का हाथ इस मशीन पे रखवाते हैं क्योंकि पेशेंट तो हिला नहीं रहा होता, एक सपोर्ट होती है हाथ की, वो हम पेशेंट को पहना और देते क्योंकि हैं। मशीन की एक कंसिस्टेंट मूवमेंट होती है बिल्कुल। ह्यूमन बॉडी और तो, उससे एक्सरसाइज पेशेंट की होती रहती है, खुद ही वो हिलता और रहता यही है। चीज़ पैरों के भी यही होती है। लेग्स के लिए ये exactly। तो आपका या तो दोनों चीज़ें साथ हो सकती हैं, अगर मतलब ज़्यादा एज है पेशेंट की तो पहले आपने लेग्स का हिस्सा कर लिया, फिर आपने हाथों का कर लिया, हम सेपरेटली और इसके ऊपर आप प्रॉपर स्पीड से भी कर सकते हैं। और बात यह है कि अगर इंसान का हाथ छूट भी जाता है या व्हाटएवर, तो आप देखें कि वो खुद ही चल रहा है, वो खुद ही चल रहा है। रहेगा। अब हमने इसको फॉर एग्जांपल स्टॉप कर दिया तो ये खुद रुक ये जाएगा। खुद ही इसने इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर पेशेंट जो है वो जोर लगा रहा है तो मशीन अपना लोड खुद ही कम कर देती है, पेशेंट की हेल्प जो है वो ज़्यादा शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली पेशेंट का जोर ऐड होने से हम वेट भी ऐड कर सकते हैं, रेजिस्टेंट ऐड कर सकते हैं। तो फेजेस होती हैं, वीकनेस से पेशेंट खुद काम कर रहा है, से रेजिस्टेंस, इस तरह जैसे जैसे स्टेप्स इंप्रूव होते हैं पेशेंट की ताकत बेहतर होती जाती है। बिल्कुल सही। तो एक तो ये चीज़ हो गई, राइट, एक तो ये ऑप्शन है जो आपके पास है और ये मतलब गाड़ी में रख के ले जाया जा सकता है। ये गाड़ी में रख के ले जाया जा सकता है। वैसे तो न्यूरो यानी कि फालिज के पेशेंट्स के लिए पूरा यूनिट चाहिए होता है जिसमें से जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैं गाड़ी में एक्सेसिबल थी वो लाइक आई एम हेयर टू टुक इट, तो जो बाकी चीज़ें हैं वो बड़ी ह्यूज मशीन्स हैं। बट वो ये ना कि वो अगर आप ले जा सकते हैं किसी पेशेंट को तो ग्रेट, बट ये जिस तरह सीनियर होते हैं, बहुत एज में ज़्यादा होते हैं, या छोटे बच्चों का भी कभी कभी इशू हो जाता है, अल्लाह ना करे कि किसी बच्चे को स्ट्रोक हो, बट हो जाता है, वो तो किसी भी एज पे जाता है। हमारे साथ मोहम्मद परवेज़ हैं, अल्लाह का शुक्र है कि ही इज़ अ हेल्दी पर्सन, मतलब इस तरह से इनको कोई इशू नहीं है, लेकिन हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस और क्या क्या व्यूअर्स इनोवेशंस आ चुकी हैं जो तकलीफदेह नहीं है। एक वक्त पे ये भी होता था बांध देते थे जिस्म पे चीज़ें रख के, वो मतलब जैसे अगर बाजू और वो चीज़ें सीधी नहीं हो रही तो वो स्टिक लगा के स्प्लिंट कर देते थे, स्प्लिंटिंग कर देते, जो आपको पता है और मसाइल फिर क्रिएट करता था, जो वीकनेस कर देता था, स्टिफनेस कॉज करता था। अब ये मशीन जो है ये आपके सामने जैसे नज़र आ रहा होगा, अगर आप इसको करीब करके दिखाएं तो इसमें इस मशीन में फंक्शन ये है कि ये खुद हिलती है टेक्निकली और पेशेंट जो है एक्सरसाइज करता रहता है। हमें हाथ से जब एक्सरसाइज करानी पड़ती थी तो इसमें एक इशू ये आता था कि फिंगर्स सारी होल्ड नहीं होती थी, लेकिन इस मशीन के आने से ये फ़ायदा हुआ है कि पेशेंट अब आराम से एक्सरसाइजेज जो है वो परफॉर्म कर सकता है हाथ की। तो इसके साथ हम पेशेंट को बॉल भी पकड़वा सकते हैं कि वो पेशेंट अगर ज़ोर लगाना चाह रहा है तो पेशेंट भी इसमें ज़ोर लगा सकता है अपना, और इन द सेम वे वो बॉल पकड़ सकता है, कोई भी ग्रैस्प करने वाली चीज़ पकड़ सकता है, तो इसकी ट्रेनिंग पॉसिबल है। अच्छा, आगे हम देखते हैं तो तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके सामने पड़ा हुआ है ये करंट्स हैं। मसल जब काम नहीं करते तो उनको एक्टिव करने के लिए थोड़े से शॉक्स देने पड़ते हैं। शॉक्स देते हैं, और देखिए बाहर के मुल्क में दिमाग की भी जब थेरेपी जब करते हैं तो exactly. अब वो शॉक्स का उन्होंने लेवल कम कर दिया है, मतलब बट बहुत से ऐसे लोग जो डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का और जिनको मेंटल हेल्थ के बड़े सीरियस इश्यूज होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया भी होती है, तो उनको दिमाग पे यही वाले शॉक्स दिए जाते हैं 3-3 4-4 दफ़ा दिन में। ये शॉक्स जो है ना ये बेसिकली यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और इनका फ़ायदा ये होता है ये बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देते, लेकिन ये मसल को स्किन के थ्रू मसल को एक्टिवेट करते हैं, जगाते हैं, क्योंकि मसल बिल्कुल काम नहीं कर रहे होते, तो जो वीक मसल है उन पे जब हम लगाते हैं तो ये मसल वार्म अप भी होते हैं और एक्टिव भी हो जाते हैं। अब अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो लाइक जैसे ही मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो लाइक अभी मैंने कंट्रैक्शन की है, करंट बढ़ाया तो इनको फील हुआ एकदम से करंट, ये फिंगर आपको बैंड होती हुई नजर आ रही होंगी। तो कहता जी जी आपकी बड़ी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, करंट लग रहा है। इसमें 10 सेकंड का गैप होता है, दर्द तो नहीं हो रही, करंट लग रहा है। 10 सेकंड का इसमें गैप होता है एक करंट से दूसरे करंट के दरमियान में, तो पेशेंट को करंट फील होता है, कंट्रैक्शन आती है, फिर रिलैक्सेशन आती है। जो पिछली मशीन मैंने आपको दिखाई है वो सिंपल एक्सरसाइजर है, ये मसल के ऊपर डायरेक्टली असर करती है और उसी मसल को जिसकी हमें ज़रूरत है उसको बेहोश हो जाएंगे हमारे भाई, जिदा काम नहीं होनू तो ना तुसी करो ना। हाँ, बट बात ये कि देखिए जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में जिनको फालिज का इशू चल रहा है उनको इस लेवल पे फील नहीं होगा, उनको इसलिए इस लेवल पे फील नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इनकी सिचुएशन है जो है वो नॉर्मलाइज्ड है। चले जी मैं ये वाला काम कर देती हूँ, असिस्टेंट वाला, हमारे भाई को फंसाया हुआ है हमने 100 चीज़ों के अंदर, ठीक है। सो बात ये जी सर, इसके बाद हम बैलेंस पे चलते हैं। बिल्कुल, इसके बाद हम बैलेंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, बैलेंस के बारे में बताइए सर। अच्छा, बैलेंस के बारे में ये है कि ये आपके सामने एक बॉल है, हाफ बॉल है, और इसका काम ये है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द बैलेंस ऑफ बॉडी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो फालिज के पेशेंट्स होते हैं
उनको पता नहीं लगता कि उनकी हाफ बॉडी कितना अच्छा काम कर रही है। तो डॉक्टर ऑब्वियसली साथ में खड़े होते हैं ताकि पेशेंट को गिरने से बचाया जा सके। और इसमें हम पेशेंट को इस तरह से वर्जिशें करवाते हैं कि पहले उनको सीधा खड़ा करते हैं, फिर आईज़ क्लोज करके बैलेंस करवाने की कोशिश करते हैं। फिर वो जैसे जैसे बेहतर होते जाते हैं तो हम वन लेग पे चले जाते हैं और बैलेंस करवाते हैं, और इन द सेम में हम प्रोग्रेस करते रहते हैं। सो ये पूरा बैलेंस का एक फेज़ होता है। ये तो हमारी बॉल है, इसके साथ मशीन्स बड़ी बड़ी मौजूद हैं जो कि बैलेंस के ऊपर काम करती हैं और पेशेंट के बैलेंस को बेहतर करती हैं। बिल्कुल। और सर एक बात बताएं कि ये सब चीज़ें तो बंदा अपने घर में भी इसको परचेज करके रख सकता है। ये तो जिम्स में भी आप देखते हैं इन चीज़ों को, और आप सोचें कि अब तो जिम में भी एटलीस्ट इन दोनों चीज़ों को तो मैंने खुद भी फिजिकली देखा है, बैलेंस बॉल को, और इस पे लोग स्क्वाट्स भी करवाते हैं और डिफरेंट एक्सरसाइज भी कराते हैं। और ये नॉर्मल बंदे को भी ऑब्वियसली बैलेंस चाहिए होता है। इन द सेम वे हम पेशेंट्स के लिए बड़ा एहतियात से उनके साथ सपोर्ट्स दे के, वॉकर्स दे के हम बैलेंस करवा लेते हैं। ये भी बैलेंस का ही बोर्ड है, और इस बैलेंस बोर्ड में भी हम लोगों को बैलेंस करवाते हैं और उनको खड़ा करते हैं और कहते हैं कि बैलेंस जो है वो अपना अचीव करें, ताकि उनको ये पता लग सके कि उनकी आधी साइड ऑफ द बॉडी, हाफ साइड ऑफ द बॉडी अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा, और ये वाइब्रेटर है सिंपल। जैसे ही हम इस पे खड़ा करते हैं पेशेंट को तो वाइब्रेशंस आती हैं, और इन वाइब्रेशंस का फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो जोड़ हैं उसके ऊपर कंटिन्यूसली ये वाली मूवमेंट्स आ रही होती हैं, और जोड़ को सेंस होती है कि जो है क्या हमारा एंगल जो है वो सही है कि नहीं है। उसे हम मेडिकल में कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। तो उसकी सेंस को ठीक करने के लिए हम इस मशीन को यूज़ करते हैं। व्हाट इज दिस? ये हैंड एक्सरसाइजर है। ये सिंपल रबर का बना हुआ है, और ये हैंड एक्सरसाइजर यूज़ होता है फॉर द एक्सरसाइजेज, अच्छा, हैंड के कंट्रोल के लिए। और इसका मकसद ये होता है क्योंकि फालिज का जो सबसे ज़्यादा नुकसान रह जाता है एट द एंड वो हाथ पे रह जाता है, तो हाथ पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हम बॉल्स यूज़ करते हैं, उसके लिए हम बड़े गैजेट्स यूज़ करते हैं। देखिए ना, ये वाली चीज़ें तो घर पे भी, और बाय द वे जिनके जिस्म में सुबह सुबह उठ के उंगलियों में बहुत अकड़ाव फील होता है, स्टिफनेस होती है, उनके लिए ये स्ट्रेस बॉल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को ये चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी और ऑस्टियोपोरोसिस में भी, तो ऑब्वियसली बट प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में तो आपको पता है हड्डियों का बुरबुरापन हो जाता है, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। एग्जैक्टली। एक चीज़ लास्ट जो मैं वॉक के लिए गाइड करना चाहूँगा कि वो मैट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो स्पेसिफिकली हमने डिज़ाइन किया हुआ है पेशेंट के लिए। और उस मैट का फ़ायदा ये है कि उसके ऊपर ना बाकायदा हमने फुटप्रिंट्स बनाए हुए हैं। उस फुटप्रिंट्स को देख के पेशेंट लर्न करता है कि कितने डिस्टेंस पे हमने पाँव रखना है, और क्या हमारी जो है ना पाँव के डिस्टेंस को हम मेंटेन रख के वॉक को बेहतर कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी बना हुआ है, ऑब्वियसली बच्चों को भी फालिज हो जाता है। ऐसे एग्जैक्टली। तो हम पेशेंट को कलर्स हमने वो रखे हुए हैं कि आई जो है वो कैचिंग हो, और जो है इजीली वो ग्रैस्प कर लें, क्योंकि बच्चे भी और बड़े भी इसको यूटिलाइज करते हैं। हमारा बैलेंस 3 चीज़ों से आता है। एक हमारे जॉइंट की सेंस से आता है, जैसे वाइब्रेटर मशीन है। दूसरा हमारा बैलेंस आता है हमारे कान के बैलेंस सिस्टम से, और तीसरा आता है विजन से। तो ये 3 चीज़ें बेहतर करना बहुत ज़रूरी होता है बैलेंस में। तो ये सारे गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करते हैं। तो वो जो सवाल है कि क्या पूरा फालिज ठीक हो जाता है, वाकई पे ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हमें ज्वाइन करेंगी। कौन है? ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरी प्यारी सहेली, मेरी प्यारी जान, और मेलोडी क्वीन आज हमारे साथ हैं। इनको पकड़ के शो पे बुलाना एक मिशन होता है, लेकिन आती हैं और हमेशा पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को रिगार्ड देती हैं। थैंक यू मेरी जान। वेलकम। देखें, आई नो यू आर वेरी बिजी। आइए आइए आइए। आप और आपका बहुत ही खूबसूरत बैग दोनों हमारे साथ बैठे। देखिए, अब गर्ल्स शो है तो मतलब हमने खूबसूरत चीज़ें तो अप्रिशिएट करनी। अच्छा, एक बात बताएं, मैंने बात तो करनी है सॉन्ग की, जो ये लेटेस्ट आपका सॉन्ग आया, इट्स ब्यूटीफुल चिट्टा चोला, एंड आई लव दिस सॉन्ग। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, एंड एक लड़की की आवाज में ज्यादा मजे का लग रहा है ना, क्योंकि यूजुअली मर्दों ने गाया है। हाँ, एंड अच्छा है, उनका भी बहुत अच्छी है वर्जन, बट आपकी आवाज में एक मुख्तलिफ सी उसकी फील आती है। बिकॉज यूजुअली इसको ये एक ज्यादा जो कहते हैं ना हाइपर सा सॉन्ग है, आपने इतनी खूबसूरती से अदा किया है, सॉफ्ट, क्योंकि वर्ड्स बड़े प्यारे हैं। हाँ। लेकिन हमेशा उसको इतने अग्रेसिवली लोगों ने पेश किए। तो अच्छा, ये इसका इंतखाब क्यों किया? क्योंकि उसके बाद मैंने आपकी ड्रेसिंग पे बात करनी है। ये मैंने ना, जब मैं इसको सुनती थी तो मुझे अच्छा लगता था। एक बड़ा
खूबसूरत सा फोक जो था ना, बड़ा कैची, तो इस बीट पे ऑटोमेटिक डांस करने को दिल करता था मेरा, झूमता है बंदा। मैं जब देखती थी ढोल वाले वो भी इस धुन पर ढोल बजा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको गा रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। भाई लड़कियों के लिए भी तो कोई शादी का एंथम टाइप चीज होनी हाँ चाहिए ना। अब शादियों पे आपको पता है सीजन भी, अब शादियां, फंक्शंस, इवेंट्स, ये वो ढोलकियों पे भी बच्चियां जो हैं वो मिलके हल्ला गुल्ला कर रही होती है, तो ऐसा सॉन्ग भी होना चाहिए हाँ जो ना। जरा सॉफ्ट हो एंड एट द सेम टाइम उसकी बीट बड़े मजे की और हो। सांस ना फूले ना, बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट आप उस पर रिलैक्स भी करें, और एक्सरसाइज मतलब बहुत हैवी किस्म की ना हो आपकी इसके ऊपर, बिल्कुल। बड़ा झूम झूम के मज़ा आता है बड़ा। आप ऐसे अपने हर सॉन्ग के ऊपर बड़ा एफर्ट करती हैं और इसकी प्रोडक्शन भी SM प्रोडक्शंस हैं, यानी कि शायदा मिनी प्रोडक्शन है। जी। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। अपनी प्रोडक्शंस पे भी बहुत ज़्यादा अब आप काम कर रही हैं, दूसरों को भी मौके दे रही हैं, कुछ इस पे भी बात करना चाहूँगी। मैं दूसरों को ज़्यादा मौका दे रही हूँ, मतलब कि मैं जिस सेंस में बात कर रही हूँ कि मैं अभी इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही। अच्छा। दूसरों को इसलिए मौका दे रही हूँ कि वो अपने चैनल्स के लिए भी काम करें। मैंने अपने चैनल से पहला मेरा गाना था, वीडियो मेरा मैं न जम दी, बिल्कुल। उससे मैंने स्टार्ट किया था। और बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद बहुत किया, पसंद किया। क्रेजी लेवल की उसकी बिल्कुल। एकदम से जो कहते हैं ना फॉलोइंग हाँ। आ गई। वो ज़रा इससे फास्ट बीट का था, वो फास्ट था, उस पर ज़रा एक्सरसाइज ज़्यादा होती थी। उस पे एक्सरसाइज ज़्यादा हाँ, होती थी, वोकल मैंने भी कहा और कि फिजिकल भी। उसके बाद थोड़ा सा सॉफ्ट आना चाहिए। और ये बताइए कि जब आपने इस गाने का इंतखाब किया चिट्टा झोला, इसके बारे में मैं जानना चाह रही हूँ थोड़ा सा। इसको आपने सिलेक्ट किया क्योंकि आपको पसंद बहुत था, इस पे वर्किंग कितनी हुई, कितना इसके ऊपर एफर्ट करना पड़ा, कितना टाइम लगा इसको डेवलप करने में? क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बस ये था कि हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, और हमने वो चेंज अपनी वॉइस क्वालिटी से किया, एक्सप्रेशन से किया, और वीडियो से किया हमने। तो और आप वीडियो देखिए, किसने डायरेक्ट की, किसने बनाई, ये सारा कुछ किसने सपोर्ट की? ये मैं इस वक्त उनका नाम भूल रही हूँ मैं। अच्छा, नो प्रॉब्लम, हो जाता है वो ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो वीडियो पे नाम चल ही रहा होता है उनका। सुहेब, हाँ, सुहेब सुहेब साहब ने इसको किया है डायरेक्ट। मेरा पहला भी उन्होंने बनाया था, और बहुत मेहनती हैं, बहुत शौक से, लगन से काम करते हैं। आपकी तरह? तो जी बिल्कुल, बिल्कुल आपकी मेरी तरह। अच्छा, एक हम बात कर रहे थे आज, हमारे जो जिससे हमने शो के आगाज़ किया वो था सॉरी, कि सॉरी या माजरत करना। आजकल हर दूसरा बंदा हमें सॉरी कह तो देता है, लेकिन ना तो वो सॉरी दिल से माना जाता है, हाँ। और ना ही अगला बंदा उस सॉरी को तस्लीम करता है, और आगे से जो सॉरी कह रहा होता है वो उस सॉरी की हया नहीं करता, क्योंकि सॉरी एक वादा भी होता है कि अब मैं फिर नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं वो काम नहीं इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि बहुत कॉमन हो गया। हम एक दफ़ा सॉरी कहते थे बचपन में, माँ बाप जब झड़पते थे हम सॉरी कहते, हम जुर्रत नहीं करते थे वही पंगा फिर करने की। ऐसा ही है। अब तो एक आम चीज़ हो गई है कि बस सॉरी आते जाते ना, जिस तरह हेलो लोग कहते हैं उस तरह सॉरी भी कह देते हैं। आप फ्लो में कह देते हैं, वो समझते हैं शायद एक फैशन बन गया है, हर बात पे सॉरी कह दें। लेकिन वाकई जैसे कि आप कह रही हैं कि सॉरी कहना एक वादा होता था। जैसे हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो हम कहते थे सॉरी, अब आइंदा से हम ऐसा नहीं करेंगे, उस पर डांट पड़ती थी। और आज भी हमारे बच्चों से वो गिलास तोड़ते हैं, कुछ ऐसा करें, कहते कि चलो सॉरी बोलो, आइंदा से ऐसा नहीं करोगे। और साथ में यही बात है ना, आइंदा से फिर नहीं करोगे। आइंदा से ऐसा नहीं। बात यह है कि रिपीट परफॉर्मेंस हाँ। चली हुई होती है। हाँ। और फिर हम कहते हैं कि माशरे में इतने ज़्यादा इश्यूज क्यों आ रहे हैं। सबसे बड़ा इशू तो ये है कि हम माफ़ी भी दिल से नहीं अब मांगते, किसी से किसी का हाल दिल से नहीं पूछते। वो जैसे कहते हैं ना कि वो हाउ आर यू, अगले ने जवाब दिया, नहीं दिया, आप आगे निकल गए। भाई जब किसी से उसकी तबीयत का या उसके बारे में पूछो तो 2 लम्हे उसकी बात तो सुन लो। हाँ, फॉर्मेलिटी पूरी करते लोग बड़े हैं। बेहिस हो गए, बेहिस हो गए, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, और किसी के पास इतना टाइम नहीं रह गया हुआ कि वो बैठकर उसका दुख, उसका हाल पूछे कि हाँ आप कैसे हैं या कैसी हैं। तो अब लोगों के पास टाइम है। तो लोगों के पास पहले तो एक वक्त था कि घर जाते थे, मिलते थे, बहुत अच्छा एक टाइम पास होता था, और फिर हम फ़ोन पे बात कर लेते थे। अब तो ऐसा अब तो एक वॉइस नोट आ जाता है, बड़ा कोई आपको किसी का, आपको किसी कोई आपका ख्याल करे तो अब आपको फ़ोन voice पर note भी आ आप बात नहीं करते, टाइम ही नहीं किसी के पास। और अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते, क्योंकि वही लोग जो आपकी दुआओं से
और आपने कुछ उनके लिए अच्छा किया हो, वो कुछ बने हों, तो वो कुछ बनने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं। लेकिन मैम यही वाली मैं बात हमेशा व्यूअर्स कहती हूँ कि किसी को उसकी किसी को की औकात असल में जाननी है ना, किसी का ज़र्फ असल में आपने जानना है, तो उनको तब देखे जब वो अपनी गेम के टॉप पे पहुंचे हुए हो या बिल्कुल उनके पास कुछ ना हो, तब आपको असल उस इंसान की असलियत का पता चलेगा, खसलत का पता चलेगा। ऐसा ही है। इसीलिए दोस्तों का और उन लोगों का जिनको आप अपने करीब रखना चाहते हैं, उनका इंतखाब सोच समझ के करना चाहिए। हज़रत अली का, मौला अली का फरमान है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, वो कहते हैं कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। ठीक है, तो एहसान भी देख कर हमें करना चाहिए कि क्या ये इस काबिल है जिस पर हम एहसान कर रहे हैं। लेकिन चूँकि हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, उसमें आ जाते हैं, एहसास में आ जाते हैं, एहसास कर लेते हैं, तरस खा लेते हैं कि चलें कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग तरस के काबिल नहीं होते, वही आपको डसते हैं, वही डसते हैं आपको। और यही बात, और जिनके लिए आपने बहुत अच्छा किया होता है, वही आपको फिर बताते हैं कि जी मैं हुण तानू दसांगा, हुण मैं तानू दसांगा। खैर इसी नोट पे हम आपको दसते हैं कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो शायदा जी से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आजकल किन चीज़ों पे काम हो गया। एक और हमारा सॉन्ग माशाल्लाह रिलीज़ हो गया, नेक्स्ट ऑन दी एजेंडा क्या है, एंड आजकल एक्चुअल इनकी एक्टिविटीज़ और मसरूफियात क्या हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सबसे पहले तो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि शाहिदा मिनी जी का जो यूट्यूब का चैनल है उसका नाम है SM प्रोडक्शंस। ये इन्होंने रिसेंटली बनाया है कपल ऑफ मंथ्स अगो, और माशाल्लाह इट्स अ वेरी पॉपुलर चैनल। और अभी वो कह रही थी कि हम बात कर रहे थे कि 1 मिलियन पे ऑलरेडी चिट्टा चोला के व्यूज़ जा चुके हैं, तो मैंने कहा नहीं जी 1 मिलियन ही 1.1 मिलियन हो गए हैं। आप हमारी गप्पे लगाते लगाते आप भी ज़रूर जाइए। देखिए ऑन एयर तो आपने देख लिया, लेकिन असल सपोर्ट आर्टिस्ट की तब होती है जब आप उनके प्लेटफॉर्म्स पे जाके उनकी चीज़ों को व्यू करते हैं। तो ज़रूर जाइएगा, अगर आप शाहिदा मिनी जी के फ़ैन हैं तो चेक इट आउट। अच्छा, किचन में नज़र डालते हैं। सहेली, फ़िश तैयार है और मैंने इसको एयर फ्रायर किया और साथ मैंने एप्रिकॉट सॉस, खुबानी की चटनी। मैंने आपको कहा था ना कि आज हमारी जो सुपरस्टार हमारी गेस्ट आ रही हैं माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता, इनको हमने कोई वो वाली चीज़ दिखानी है जिसमें वो ये ना कहे कि ये क्या इतना बेसन लगा लिया, ये सारा कुछ कर लिया। तो हमने फ़िश बनाई है मैम एयर फ्रायर के अंदर। वाह, रो बनाई है, बड़ी शौक से खाती हूँ मैं। फिर आजकल बड़ी बदपरहेज़ी भी कर रही हूँ, खूब खा रही हूँ मैं। लग तो नहीं रहा, हमें भी अपनी वाली बदपरहेज़ी कराते था कि हम खा भी लें और आपके साइज़ के भी हो जाए। अच्छा शाहिदा जी, आपकी ड्रेसिंग, तो थैंक यू सो मच डार्लिंग, थैंक यू बेटा। सो एक ये बताइए कि आपकी ड्रेसिंग के ऊपर लोग बहुत कमेंट करते हैं, हर बार आप अपने आप को हर बार आप अपने आप को री इन्वेंट करती हैं, जो टाइम चल रहा होता है उसी के हिसाब से आपके कपड़े एडजस्ट होते हैं। जबकि बहुत से सिंगर्स जो हैं जो शायद आपके टाइम पे आई थे, उन्होंने अपनी उसी स्टाइल के ऊपर स्टिक रहे हैं, वही उन्होंने करते रहे हैं और उसी के मतलब उसमें घूमते रहते हैं। कुछ इसके बारे में बताएंगे? कॉन्स्टेंटली आप इवॉल्व करती रहती हैं एज अ सिंगर ऑल्सो, एज अ सेलिब्रिटी ऑल्सो। मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ था अच्छे ड्रेसेस का, जूतों का, बैग्स का, मेकअप का, परफ्यूम का, इन सब चीज़ों का। और मैं फ़ैशन देखकर फ़ैशन नहीं करती, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। और कभी नहीं कि मैंने ये देखा है तो मैं ये करूँ। खुद से मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं चेंज दूँ, मैं खुद तंग आ जाती हूँ एक जैसी। अच्छा, हमने आपको वेरिएशन में भी देखा है, ईस्टर्न आउटफिट, वेस्टर्न आउटफिट, साड़ी, मतलब हर लुक आपने की है। कुछ इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि मतलब अगर आपकी फेवरेट किस्म की ड्रेसिंग कौन सी है? होता ना कि एक सर्टेन लुक हर इंसान को, जैसे मुझे जीन्स एंड बटन डाउन शर्ट्स बड़ी पसंद है। मुझे भी जीन पसंद है, जीन मस्ट है, जीन मैंने पहननी है बस, मुझे जीन बहुत पसंद है। सही। और बाकी साड़ी वगैरह जो भी हो, ज़्यादा मुझे जीन पसंद है। अच्छा, अब ये बताइए कि आजकल किन चीज़ों पे काम हो रहा है? एक तो SM प्रोडक्शंस का भी बताएं और फिर शाहिदा मिनी स्पेसिफिकली का भी बताएं, दोनों चीज़ों का मुझे बताएं। शाहिदा मिनी क्या? एक तो शाहिदा मिनी एज एन इंडिविजुअल क्या कर रही हैं, और फिर मैं आपके प्रोडक्शन हाउस के बारे में भी जानना, दोनों के बारे में। शाहिदा मिनी आजकल खूब खा रही है और भरपूर सर्दियों का इंतज़ार कर रही है, और उसके साथ कुछ काम की प्लानिंग भी हो रही है कि मैंने नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह आपको एक चेंज म्यूज़िक के साथ नज़र आऊँगी मैं। अच्छा, इंशाल्लाह। और नेक्स्ट अब हम सॉन्ग कब एक्सपेक्ट करें?
नेक्स्ट ये तो आ गया ना, हमने अब आगे बढ़ना है, हमने हाँ आगे ना, तो यही तो मैं बता रही हूँ कि चेंज और बहुत अच्छे म्यूजिक के साथ में आपको नजर कितनी आऊंगी। देर बाद, मैं वही तो कह रही हूँ ना कि टाइम का मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा अपना एक मूड, एक मिजाज है। जब ये और ये मिलेगा ना तो फिर मज़ा आएगा काम का। मैं इस तरह से नहीं करती, मेरे पास ऐसे तो पता नहीं हज़ारों में गाने पड़े हुए जी, जो कि मैं रिकॉर्ड भी हैं, ट्रैक्स भी हैं, मैं नहीं लेकर आ रही, क्योंकि जो मुझे अच्छा लगेगा उस वक्त उस मोमेंट में। यस। तो ऐसे भी सॉन्ग्स है जो तैयार है, मुकम्मल है, डन है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है उनकी, हाँ हैं, ढेर सारे हैं, बहुत सारी गज़लें हैं। बट जो मेरे वीडियो तब उनकी बनेगी जब आप मेंटली प्रिपेयर होंगी, क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब है कि अब आप उसको रिलीज करने के लिए बिल्कुल। तैयार हैं। देखिए कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं कि जिनके लिए वीडियो ज़रूरी नहीं होते, वो गाने इतने पावरफुल होते हैं कि वो, जैसे कि हम पीटीवी से हमारा स्टार्ट हुआ है, हम पीटीवी से ही हम लोग आए हैं, यहीं पर मैंने 10 साल की उम्र में स्टूल पर खड़े होकर पहला गाना गाया। तो उस वक्त तो वीडियोस नहीं होते थे, हमारे गाने टीवी से ही सुपर हिट हो जाते थे, बिल्कुल। तो हमें वीडियो की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन वीडियो का दौर है, करने चाहिए। यंग लोग जो है लेकिन ना, वो वीडियो और गाना दोनों सुनते और देखते हैं। हाँ, देखते हैं। हमारी जनरेशन फिर भी जरा खुश रहती है, क्योंकि हमें गाना सुनना है, हमने सुनना है। उसे आंखें बंद करके फील जी, करना है। गाना- बच्चे तो इतने डिस्ट्रैक्टेड है आजकल के, जब तक वो देख के नहीं गाना सुनते उनको समझ नहीं आता। गाना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, गाना ऐसा हो कि जब आप सुने तो आपकी वो थेरेपी करे। अब गाना, म्यूज़िक मेरा ऐसा ही आएगा नेक्स्ट जो है। अव्वल तो मैंने बड़ी जो जब भी म्यूज़िक दिया है बड़ा सोच समझ कर अच्छा ही दिया है, बिल्कुल। लेकिन कुछ उसके बीच में, जैसे कि पिछला मेरा था बहुत फास्ट था, मैं ना जम दी, उसके बाद अब ये मेरा थोड़ा सा उससे स्लो आया। अब जो इसके बाद आएगा और जो आएंगे वो चेंज होंगे, जो उसके बाद आएंगे वो भी चेंज होंगे। और ऐसे भी गाने होंगे, जैसे कि मैं अभी कह रही थी कि जो वीडियोस के बगैर भी लोग उसको सुनेंगे, और ऐसा म्यूज़िक बनाना चाहिए हमें, उस पर मेहनत करनी चाहिए। देखिए वीडियो हम लोग उस वक्त भी कर लेते हैं जब गाना जरा हल्का होता है, जी, जब गाना जरा हल्का होता है, हाँ, बड़े लेकिन आर्टिस्ट इसका तो ये मैंने मतलब देखे हैं, नहीं- असल में वो करते ही हैं कि भाई गाना तो नहीं सही बन पाया, ट्यूनर शूनर भी लगा लेते हाँ, हैं, अच्छा वो सब हो गया, अब उसके साथ उनको अब एक विजुअल चाहिए होता है कि भाई लोग उसमें एंगेज हो जाए, तो फिर वो विजुअल ऐसे डाल देते हैं जो गाने से बेहतर होते हैं। बिल्कुल। तो बड़े लोग गाना बंद करके सिर्फ वीडियो ही देख रहे होते हैं। हाँ, वीडियो देख रहे हो। और ये एक, आई एम सॉरी, सिंगर के लिए बहुत एक एम्बैरेसिंग बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि सिंगर जो है वो वीडियोस का मोहताज हो गया है। हाँ। देखिए वीडियो को गाने का मोहताज होना चाहिए। ऐसा ही है ना, मैंने बहुत देर के बाद वीडियोस बनाए थे। बिल्कुल। मेरे पहले जो वीडियोस थे सुहेल जावेद ने बनाए थे, 3 वीडियोस सुहेल जावेद ने किए थे, उसके बाद जावाद बशीर थे, बिल्कुल। और भी कुछ लोग थे, काफ़ी लोग थे। मतलब टॉप के जो डायरेक्टर्स रहते जी, थे उनके आप साथ सुहेब ने ये मेरे दोनों वीडियोस किए। ही इज आल्सो वेरी टैलेंटेड, बहुत पढ़े लिखे हैं, और मतलब जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा होता है उसका काम करने का अंदाज भी और होता है। फर्क होता है। तो आपको अपने मिजाज के लोग अब मिल रहे हैं हाँ, काम मुझे करने अपने के लिए। मिजाज, मुझे काम करने वाले लोग चाहिए। बिल्कुल। तो अब हम क्या सुनने जा रहे हैं और आपका पैगाम क्या है अपने फैंस के लिए, फॉर योर फैंस, क्योंकि आपके फैंस मुझसे ये गिला करते हैं कि एक तो उनसे ये पूछना है कि वो आजकल किन चीज़ों पे काम करिए, नेक्स्ट क्या आ रहा है, और दूसरा जो मेन सवाल होता है कि भाई हमें भी कोई उनसे मैसेज दिलवाया करे ना, आपके फैंस के लिए। मेरे फैंस के लिए यही है कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें, अपने वक्त को कैश करें पॉजिटिव तरीके के साथ, जिससे किसी का नुकसान ना हो, किसी के साथ ऐसा आपका रवैया ना हो कि उसका दिल दुखे। दुआओं के साथ सबसे पहले अपनी माँ, अपना बाप, अपनी बहनें, भाई, जो भी आपकी फैमिली है, जो भी आपका रिलेशन है, उनकी दुआएं लें, अपने दोस्तों की दुआएं लें, हर किसी की दुआएं लें, समेटें और बस निकल जाएं। किसी का हक ना मारें, क्या हक खूबसूरत ना मैसेज। मारें किसी का, और खुदा पर भरोसा रखें और अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ निकलें। आजकल एक ये भी काम शुरू हुआ है कि लोगों ने साथ कुछ बाबे भी रखे हुए हैं, मेल फीमेल्स, हर किसी को देखें उन्होंने कोई ना कोई रखा हुआ है। ये काम मत कीजिएगा। देखिए इबादत करें, आपकी कनेक्शन खुदा रब पर के भरोसा साथ रखें। कनेक्ट होनी चाहिए, अल्लाह हाँ। ताला के साथ अपनी कनेक्शन। नो बिल्कुल। डाउट कुछ साहे ऐसे लोग होते हैं जो साहिब दुआ होते हैं, जो बड़े पॉजिटिव होते हैं, साहिब कश्फ होते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन व्यूअर्स अपना कनेक्शन तो अपने रब के साथ सही करें अपने ना। रब के साथ अपना जो आपका बिल्कुल। एक रिश्ता और ताल्लुक है ना, वो बहुत अच्छा रखें। बिल्कुल। बाकी तो जो आपके नसीबों में होगा वो मिलेगा, लेकिन आप अपना नसीब खुद बनाते हैं। नसीब आपका बहुत दफ़ा बनता है, लिखा जाता है। क्या खूबसूरत पैगाम है, और इसी नोट पे जी,
धमाल से ही शो को क्लोज करते धमाल, हैं। and वो तो इम्पॉसिबल है आप आए और शो धमाल पे ना क्लोज हो। जी बिल्कुल। आइए मैम प्लीज। बिस्मिल्लाह जी। एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो।